स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज हमारी प्रबल बैच की क्लास है, क्लास 11th का हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। वी आर डूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर। हमारी जो आज क्लास है वो पार्ट 10 है इस चैप्टर की। एंड हमारा टॉपिक चल रहा है बोर्स मॉडल, है ना। बोर्स मॉडल में हमने पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए थे, स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने उसके लिए भी। एंड आज हम लोग कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन बोर्स मॉडल। तो न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, MCQs क्वेश्चन में भी। एंड इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूले रिवाइज करवा देती हूँ सो दैट आप इसमें गलती नहीं करो। मैंने आपको करवाए हुए हैं फॉर्मूले, बट स्टिल एक बार फिर भी देख लेते हैं कि क्या क्या पुट करना है। अच्छा, यहाँ पे पहली बात बच्चों ये है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में हाइड्रोजन के अलावा लिथियम, बेरिलियम ये सब भी दिया होगा, तो आपने हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स पहचान करके उसके लिए Z की वैल्यू सोच करके पुट करनी है। मतलब कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि हीलियम अगर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम होगा तो उसमें भी हीलियम प्लस होगा तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है और बेरिलियम के लिए 4 होता है। तो Z की वैल्यू जो है आपने वही ऐसे पुट करनी है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना। इसके नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन पे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पुट करना है आपने, ये फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे आप, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, डेल्टा ई की वैल्यू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। आपने ये फॉर्मूला यूज़ करके फ्रीक्वेंसी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम का। बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, MEVR। ME क्या है यहाँ पे, ME का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन वेलोसिटी, देन रेडियस। MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो N की वैल्यू जो यहाँ पे है, N इज़ अ इंटीग्रल मल्टीपल, वो रखेंगे हम लोग यहाँ पर। H/2π की जो वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट बाय 2π, ये तो आप जानते हो कितनी वैल्यू पुट करनी है, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कम टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला बच्चों ये होता है जो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो। अगर हाइड्रोजन है तो सिंपल यही फॉर्मूला पुट कर दोगे, n² A0। A0 की वैल्यू क्या रखनी है, 52.9 पिकोमीटर। तो 52.9 पिकोमीटर, 52.9 पुट करते ही आपका आंसर पिकोमीटर में आ जाएगा। बट अगर आपको दिया हुआ है हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट, मतलब हाइड्रोजन के जैसा कोई एलिमेंट दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे n² A0 लिखने के बाद नीचे उसको Z से डिवाइड करोगे। तो जो देख रहे हो आप डिनोमिनेटर में Z, ये वाले इस वाले फॉर्मूला में, तो यहाँ पे आपको ये Z की वैल्यू पुट करनी होगी, जिससे आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये एटॉमिक नंबर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे 2 फार्मूला मैंने आपको लिखवाए थे। मैंने आपको एक जूल पर एटम में निकलवाया था, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। द मोस्ट कॉमन इज जूल पर एटम। अगर आपको नहीं दिया जाता है कुछ भी, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे नहीं मांगा है, तो आप जूल पर एटम में ही आंसर अपना कैलकुलेट करोगे, ठीक है। मतलब मोस्ट कॉमन यही है। तो आपका फॉर्मूला देख लीजिए क्या है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10⁻18 और ब्रैकेट में आपका 1/n², ये पुट करना है आपने। और दूसरा है उसमें आपने -13.6 डिवाइड बाय n², ये पुट करना है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा। एंड अगर आपको कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट है तो मैंने कन्वर्जन भी यहाँ लिख दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये आपने यूज़ करना है, ये है हमारा कन्वर्जन यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी छोड़िए, माइनस में क्यों रहती है एनर्जी, सब बढ़ाया था मैंने आपको। स्पेक्ट्रल लाइन से क्वेश्चन करा दिए थे। चलिए, आज की हमारी क्लास में हम न्यूमेरिकल्स ऑन बोर मॉडल करने वाले हैं। तो बच्चों, न्यूमेरिकल करने से पहले बस ये ध्यान रखना है आपको कि कौन सा एटम है, ये ध्यान रखना, कौन सा शेल है इसका ध्यान रखना है, एंड यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सी यूनिट में आप कैलकुलेट कर रहे हो। चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ सेकेंड बोहर्स ऑर्बिट। अब आपको यहाँ पे थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बोहर्स ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन बोला हुआ है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चों। सेकेंड ऑर्बिट दिया है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, हमने इसको यूज़ करना है। लिथियम दिया है इन्होंने, तो इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 होता है। रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है, रेडियस इज इक्वल टू, हमने क्या पुट कर रहे थे, n² A0 बाय Z। ये लगाना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ नॉट हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है, तो उसके लिए आपको ये पुट करना है। नाउ बच्चों इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी बेस्ड सब्सटेंस, तो आपको न्यूमेरिकल की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं इस चैप्टर में, कंटेंट वाइज तो मैं करा ही रही हूँ आपको, साथ साथ में कोई भी टॉपिक बिना न्यूमेरिकल के नहीं कराती हूँ। अगर जिस टॉपिक में न्यूमेरिकल है मैं वो सारा टॉपिक कराती हूँ, एटलीस्ट 2-3 न्यूमेरिकल कराने की कोशिश करती हूँ। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप, मैंने अगर 3-4 न्यूमेरिकल कराए हैं तो आप एटलीस्ट उसके 10 न्यूमेरिकल करें अपने आप, तभी मार्क्स अच्छे आते हैं। वरना स्टूडेंट्स के जो मार्क्स केमिस्ट्री में कम होते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स नहीं करते हैं और उसके बाद बोलते हैं मैम हमारे न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं आते। बच्चों न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बट अगर आप सोचोगे कि आप फॉर्मूले लर्न करके चले जाओगे स्कूल में और उसके बाद में आपका न्यूमेरिकल आपसे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी ना, तब तक आप वैल्यूज़ पुट करके भी फॉर्मूले में सही आंसर नहीं निकाल पाते हो, क्योंकि कई बार कई चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको प्रैक्टिस से ही आती हैं, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना भी तो आना चाहिए ना ढंग से। तो उसके लिए ओनली द सॉल्यूशन इज़ प्रैक्टिस। पहले सॉल्व क्वेश्चन करो किसी बुक के, फिर अनसॉल्व क्वेश्चन करो, आंसर मैच करो, फिर MCQs क्वेश्चन करो, आंसर मैच करो। तो आपका जो ये 3 लेवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है ना, ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। पहले मैंने आपको क्या बोला है, सॉल्व क्वेश्चन करिए जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें से, उसके बाद में आप अनसॉल्व क्वेश्चन करिए, उसके आंसर मैच करिए, एंड उसके बाद में MCQ क्वेश्चंस करने के लिए चलिए। तो ये पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, एंड आपका जो बेसिक नॉलेज है वो भी इम्प्रूव होता है बच्चों। क्योंकि न्यूमेरिकल वैसे ज़्यादा चैप्टर है नहीं केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल के कम ही हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल काफ़ी होते हैं। तो आपके केमिस्ट्री में 11th क्लास में आपका एक तो ये चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 के बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है, उसके बाद 6 है और 7 है। बस यही चैप्टर है न्यूमेरिकल वाले, और कोई चैप्टर ही नहीं है। और क्लास 12th में, ये तो क्लास 11 की बात हो गई है ना, क्लास 12 में तो 3 ही चैप्टर हैं। कौन से? चैप्टर 2, 3 एंड 4। बस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर हैं न्यूमेरिकल्स वाले। तो बच्चों जब इतने में से न्यूमेरिकल आपके आएंगे तो आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ठीक है। आपको इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस अच्छे से करनी चाहिए, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस बात यही है कि आपको नीयत से तैयारी करनी है, नीयत से मेहनत करनी है अच्छे से, है ना। बस ये सोचना है कि मुझे करना है, मुझे ये चीज़ सीखनी है। अगर ये आप सोचोगे कि डिफ़िकल्ट है तो फिर तो होली पढ़ाई, ऐसे तो हम नहीं सोच सकते ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n² की वैल्यू बच्चे पुट करेंगे, 2² मल्टीप्लाई 52.9 पुट करते हैं A0 की वैल्यू, है ना, और डिवाइडेड बाय Z की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 3। ठीक है, तो अब 3 पुट कर दिया हमने, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। 4 × 52.9 डिवाइड बाय 3, इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम आपका कैलकुलेट हो जाएगा, एंड मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ 70.53। और यूनिट बताइए आप ज़रा, खुद सोचो इसकी यूनिट क्या होगी, सोचो। यूनिट होगी पिकोमीटर, PM, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वहाँ पे 52.9 वाज इन पिकोमीटर, उसकी वजह से हमारा आंसर पिकोमीटर में आया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम इसी तरह का कुछ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी का थोड़ा रहता है बच्चों को, कैलकुलेट करना नहीं आता है ठीक से, तो एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एनर्जी, calculate the energy of an electron in the first Bohr's orbit of हीलियम प्लस। हीलियम प्लस की बात हो रही है यहाँ पे। आपको बोर्स ऑर्बिट जो है उसके लिए, फर्स्ट के लिए, ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो सारी चीज़ें लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है। हीलियम दिया है, इसका मतलब Z की वैल्यू दी है। Z कितना होगा बच्चों हीलियम के लिए? 2 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है तो n = 1 हो जाएगा। अब इन्होंने ये तो नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए तो, या फिर जूल में निकालिए, तो जूल में निकालेंगे ऑब्वियसली, मैंने बताया था वो ज़्यादा कॉमन है। तो अगर बोला जाए तभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो, अदरवाइज जूल में आंसर निकालिए। फॉर्मूला इज़
एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। याद कैसे करना है, 2.18 और 10 की पावर भी -18, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा 1/n², और मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, इसको z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, z² से। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए आपको z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो उससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया है, एंड इससे जो हमारा आंसर आएगा वो निकलेगा जूल पर एटम में। ये यूनिट रहेगी हमारी यूनिट। चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं सारी। -2.18 इंटू 10⁻18 ब्रैकेट में 1/n², n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1² एक ही बात है, इंटू z² की वैल्यू क्या होगी बच्चों, z की वैल्यू क्या होगी 2², 4 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, 2²। तो इसको सॉल्व कर लेना, सारी वैल्यूज़ को इनको सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, मैच कर लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं है। द आंसर इज़ -8.72 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पर एटम, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ द आंसर एंड हाउ वी कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। यहाँ पे n की वैल्यू भी चेंज करके दे सकता है, एटम की वैल्यू भी चेंज करके दे सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ यू हैव टू जस्ट लर्न द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारे पास। अब मैं यहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ा देती हूँ, क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें कैलकुलेट करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, calculate the frequency of the spectral line फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है स्पेक्ट्रल लाइन की, corresponding to n1 is equal to 2 and n2 is equal to 4। अब इन्होंने दोनों लेवल्स दे दिए हैं, n1 भी दिया है, n2 भी दिया है आपको, और बोला है कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अब ये पूछ रहा है टू विच स्पेक्ट्रल लाइन डज दिस लाइन बिलोंग, टू विच स्पेक्ट्रल लाइन डज दिस लाइन बिलोंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसके लिए तो सॉल्व भी नहीं करना, सेकंड पार्ट तो देखते ही समझ में आ जाएगा कैसे। सोचो, देखो मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस लेवल से वापस आ रहा है जहाँ पे, उसको ध्यान दो। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं n2 4 है और n1 2 है। इसका मतलब अगर मैं लेवल्स बनाऊँ यहाँ पे तो देख लीजिए 11, ये n की वैल्यू 1 हो गई है, ये n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 एंड n की वैल्यू 4। तो यहाँ पे बोला जा रहा है n4 से इलेक्ट्रॉन 2 पे वापस आ रहा है ना बच्चों। तो जब n4 से 2 पे आएगा वापस, तो जो भी लाइंस 2 पर आती हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको कौन सी लाइन में माना जाता है, स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी होती हैं। कल बताया था मैंने, n1 वाली तो लाइमन होंगी और ये वाली कौन सी होंगी, बाल्मर, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर है वो हमने ये तो बिना देखे ही बिना कुछ करे ही सॉल्व कर दिया कि जो हमारा ये विच स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग वाला क्वेश्चन है ना, जो ये पार्ट है, इस पार्ट का तो हमने आंसर कर दिया, इसका आंसर है बाल्मर। आ गई बात समझ में। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे, 2-3 चीज़ें मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका यहाँ पे जो आंसर है वो मैं करवाती हूँ आपको सॉल्व कैसे करना है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, हमने थोड़े टाइम पहले करा था, वेव नंबर इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला रेडबर्ग्स फॉर्मूला किया था ना, r 1/n1² माइनस 1/n2², ये वाला फॉर्मूला हमने किया था, है ना। तो इसी में सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। बट जो ये वेव नंबर होता है ना बच्चों, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल हमारे 1/λ, वेव लेंथ के बराबर होता है ना। तो मैं इसमें यहाँ पे 1/λ पुट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, देखो 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू r, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इससे कैलकुलेट करने पर हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। उसका भी फॉर्मूला आपको पता है, उसके भी न्यूमेरिकल्स हमने करे थे, ठीक बच्चों। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं सारी। आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको पता है, 109677, ये पुट करते हैं।
1/n1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n1 की वैल्यू है हमारी 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस यहाँ पे क्या पुट करना है 4 का स्क्वायर 16, ये करना है, ठीक है। तो ये हमें करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारा वेव नंबर, हम इसके इक्वल ले लेते हैं, 1/λ ले लेते हैं इसके इक्वल, ठीक है। तो चलिए इसको सारा सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। सॉल्व कर लेना अपने आप में, डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4.86 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। जो इसका आंसर आने वाला है सेंटीमीटर में आएगा, फिर उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। मैं सेंटीमीटर में भी लिख देती हूँ, तो क्योंकि ये जो आंसर निकला ये सेंटीमीटर इनवर्स में निकला, ठीक है ना। जो ये आंसर निकला आर की वैल्यू जो निकलेगी, तो इसका आंसर है बच्चों 20564.43 सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो हो गया, ठीक है। अब इसको इनवर्स भी करिए क्योंकि 1/λ की वैल्यू है, इनवर्स भी करके और फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद में जब मीटर में कन्वर्ट हो गया, लैम्डा हमारे पास आ गया, अब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही म्यू इज इक्वल टू c/λ। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, ये तो हमने पहले भी करा हुआ है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू 4.86 × 10⁻⁻7। अब हमने इसको मीटर में क्यों निकाला था, जस्ट बिकॉज क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू मीटर में ही होती है हमारे पास। कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आंसर, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी सेकंड में, सेकंड्स में, हर्ट्ज में, इसी में तो आती है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना बच्चों, एंड इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपका सेकंड्स में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, तो आप इसको मैच कर लेना सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 6.172 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स में आएगी ना, क्योंकि मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड नीचे जाएगा तो ये सेकेंड इनवर्स में आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर जो है वो हो गया है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने 2-3 तरह के क्वेश्चंस करे। कौन से क्वेश्चंस करे, वी हैव कैलकुलेटेड द रेडियाई, वी हैव कैलकुलेटेड द एनर्जी, वी हैव कैलकुलेटेड द फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस और करा देती हूँ, तो हमारा जो ये प्रैक्टिस है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हम थोड़ी सी अलग चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको हर तरह का क्वेश्चन करवा दिया है एक। अब हम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कैलकुलेट द वेलोसिटी। अब तक वेलोसिटी हमने कैलकुलेट नहीं किया है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए हमें कैलकुलेट करना है ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम बोल दिया तो हमें यहाँ पे z की तो ज़रूरत ही नहीं है। आगे हमें क्या करना है, गिवन दैट। अभी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। गिवन दैट कुछ कांस्टेंट्स गिवन हैं, कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, उनको हमें यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो काफ़ी सारी चीज़ें गिवन हैं। इन्होंने बोला गिवन दैट बोर्स रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी दे रहा है, क्योंकि आपको वो पुट करना पड़ेगा। बोर्स रेडियस इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम, इतनी वैल्यू आपको गिवन है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब इसके अलावा कुछ कांस्टेंट्स भी गिवन है। क्या कांस्टेंट गिवन है, आपको दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप वैसे भी जानते हो, 6.6 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। एक तो ये वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू आपको दिया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है, 9.11 × 10⁻−31 kg, ठीक है, ये भी गिवन है आपको। इसके अलावा एक और चीज़ गिवन है कि 1 जूल इज इक्वल टू, कांस्टेंट गिवन है कि 1 जूल जो है वो कितनी यूनिट के बराबर होता है, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इस चीज़ के बराबर होता है। इन्होंने इतना क्वेश्चन में आपको दिया है, क्योंकि इस चीज़ के आगे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो चलो आंसर पे चलते हैं।
अब हमें इन्होंने फर्स्ट बोर ऑर्बिट बोला है, तो फर्स्ट का मतलब है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। हाइड्रोजन एटम बोल रहा है तो z की वैल्यू 1 है, उसको पुट ही नहीं करेंगे। एंड बोर्स रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है एंगस्ट्रॉम में, तो जिसको आप मीटर में कैलकुलेट करोगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मीटर में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर करते हैं बच्चों। हमने वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला पढ़ा अब तक? मैंने आपको बताया था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, mvr, m की यहाँ पे e लिखना है हमें, me मतलब e का मतलब है इलेक्ट्रॉन का मास। mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये फॉर्मूला मैंने आपको भी कराया था। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन फॉर्मूला है, ये मैंने कराया है आपको भी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, ये कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको तो इस तरफ रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाते हैं। nh/2π वेलोसिटी के अलावा रेडियस और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, तो 1 रेडियस एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। वैल्यूज पुट करिए सारी। हाँ बच्चों, तो वैल्यूज पुट करेंगे इसकी हम लोग, यहाँ पे सामने लिख देती हूँ मैं। n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी लेनी है, इन्होंने बोला है हमें कितना वैल्यू गिवन है रेडियस का बच्चों, 0.529 गिवन है, तो 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर में आ गया अब ये। ठीक है, और ये जो ऊपर प्लैंक्स कांस्टेंट था ये किस में था हमारा, ये जूल सेकंड में था। हम इसलिए लिख रहे हैं ना वैल्यूज़, ताकि हमें यूनिट कट कर लें, कैंसिल आउट कर लें, जो बचेगा उसमें से आंसर ले लेंगे फिर। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है हमारा गिवन है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। सारी वैल्यूज़ गिवन है बच्चों, इनको आप सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा वो मैं बता देती हूँ, एंड यूनिट्स भी लिख देती हूँ साथ में कि यूनिट्स हमें क्या लेनी है, सो दैट आपको क्लियर हो जाएं चीज़ें। आप इसको जब सॉल्व कर लोगे, कर लेना जल्दी जल्दी सॉल्व, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हो बट थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, 2.189 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल सेकेंड kg -1 मीटर -1, ये आंसर आ गया बच्चों। देखो अब ये आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने बोला है आपको कि एक कांस्टेंट गिवन है। क्या कांस्टेंट गिवन है, इन्होंने बोला है 1 जूल की वैल्यू कितनी होती है। 1 जूल की वैल्यू जो होती है, अगर हम उसको पुट करेंगे ना तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो ये वैल्यू गिवन है, दिखाऊँ कौन सी, ये वाली वैल्यू जो गिवन है, अगर ये वैल्यू को हम लोग यहाँ रखते हैं इधर, तो हमारे पास क्या बचेगा उसकी बात करते हैं। अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे जूल की जगह पुट कर लेते हैं हम लोग kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इनवर्स। ठीक है, और डिवाइड बाय ये चीज़, और जो बची थी जिसकी जगह हमने पुट करा है, हमने कहाँ पुट करा है बच्चों, इसको हमने जूल की जगह पुट करा है ना इतना सब कुछ, और जूल के बगल में क्या क्या चीज़ें हैं, सेकेंड kg इनवर्स और मीटर -1, ये है ना। अब देखो क्या क्या कट जाता है, ये कट गया आपस में। ठीक है, मीटर इनवर्स और ये मीटर कट गया तो 1 मीटर रह गया। सेकंड जो स्क्वायर 1 सेकंड कट गया और एक ये कट गया, तो क्या बचा, मीटर पर सेकंड, सिर्फ इतना बचा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी की यूनिट हो गई है। समझ में आया वो कांस्टेंट हमें क्यों गिवन था। तो अगर मान लीजिए आपने सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लिया है और आप सोच रहे हो कि मैं एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करूंगा, वहाँ पे मैं घर पे प्रैक्टिस नहीं करके जाऊँगा, तो बच्चों ऐसी कंडीशंस में आप घबरा जाओगे और आप उसको टच ही नहीं करोगे कि ये क्यों दे रखा है। आप सिर्फ वैल्यू पुट करके छोड़ के आ जाओगे, जबकि उसके आगे है ही कुछ नहीं। ठीक है, तो जहाँ 3 नंबर मिलने चाहिए थे वहाँ पे आधा नंबर मिलेगा जस्ट वैल्यूज़ पुट करने का। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और प्रैक्टिस करने से आपको पता रहता है क्वेश्चन की डेप्थ कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो अब इसको जो वैल्यूज़ हमने सारी जो यूनिट्स हैं उनको कैंसिल आउट कर लिया, तो सिर्फ लास्ट में क्या बचा, मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा आंसर आया है ना, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2.189 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ आवर आंसर।
कैसे आया मीटर पर सेकेंड, उस यूनिट को हमने क्या किया वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है बच्चों। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवा दी है। कौन से न्यूमेरिकल्स की? बोर्स मॉडल के न्यूमेरिकल्स की। एंड यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क आपका ये है कि आपको लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल अपने आप पढ़ने हैं, वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। बोर्स मॉडल के लिमिटेशंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। अगर कमेंट करके लिख दोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास से पहले आपको वो करा दूँगी स्टार्टिंग में 5-10 मिनट में, ठीक है। तो स्टिल मैं आपको यहाँ पर लिख रही हूँ कि होमवर्क है आपका लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, 5-6 लिमिटेशंस हैं। कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूँगी। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको लगे कि नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, देन यू कैन राइट इट देयर एंड आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अगर अच्छा लगा हो लाइक करना वीडियो को, कमेंट ज़रूर करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।